अब पूरे सेल साइकिल के इवेंट को एक साइकिल में देखेंगे। देखें, इमेजिन करें कि पूरा ये एक जो साइकिल है जिसमें पूरा सेल साइकिल चलेगा। देखिए, जो सेल साइकिल में क्या है कि 95% टाइम कौन लेता है, इंटरफेज, और लेस देन 5% टाइम एम फेज। तो बना लीजिए, ये इतना जो पार्ट हो गया, ये वाला इतना पार्ट, ये हो गया हमारा एम फेज। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा हो गया क्या, एम फेज। और इसके बाद का जितना भी ये हो गया पार्ट, ये हो गया हमारे यहाँ से यहाँ तक इंटरफेज। ठीक है, और हमें ये बात मालूम है कि इंटरफेज को फर्दर हम 3 फेज में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला हो गया G1 फेज, एस फेज, G2 फेज। ठीक है, ये भी हमें मालूम है। यहाँ से यहाँ क्या हो गया, इंटरफेज, उसका 3 सब फेज है, G1 एस G2, और फिर ये हो गया एम फेज। और एम फेज फर्दर 2 फेज में डिवाइड है, एक हो गया कैरियोकाइनेसिस और एक हो गया साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो अब हमें ये भी पता है कि जो एम फेज है, एम फेज का जो हमारा कैरियोकाइनेसिस है, वो 4 फेज में डिवाइड है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए, जो एम फेज का जो कैरियोकाइनेसिस है वो फिर 4 फेज में डिवाइड हुए। पीमेट बोले तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इन 4 में पूरा कैरियोकाइनेसिस होता है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस, जहाँ पे जाके सेल डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हम पूरे सेल का स्टार्टिंग से देखेंगे। मान के चलिए कि यहाँ पर एक सेल है। ठीक है, यहाँ पर एक सेल है। अब ये क्या करेगा कि इंटरफेज में जा रहा है, जहाँ पे ये ग्रोथ करेगा। ठीक है, सेल है। अब देखिए पहले आएगा ये G1 फेज में, एक नॉर्मल सा सेल है, वो आएगा पहले G1 फेज में। तो G1 फेज में इसके साथ क्या होगा, G1 फेज में ग्रोथ करेगा। तो ये तीनों 4 पॉइंट याद रखेंगे, G1 फेज में किसी एक सेल के साथ क्या क्या होता है। मैक्सिमम सेल ग्रोथ, अगर G1 फेज में जो सेल है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम उसी में ग्रोथ करता है, यानी सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव G1 फेज में होता है। ठीक है, मैक्सिमम ऑर्गेनल्स आर डुप्लीकेटेड, G1 फेज में ही बहुत सारे ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनेल्स, नॉट ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट होते हैं। फिर हो गया प्रोटीन इंजाइम्स भी इसमें बनते हैं। प्रोटीन बनना, इंजाइम्स बनना, यानी प्रोटीन से क्या बनता है, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से क्या बनता है, आरएनए। तो मतलब प्रोटीन इंजाइम्स फॉर्म मतलब आरएनए और अमीनो एसिड भी बनता है इसी में। ठीक है, प्रोटीन है तो मतलब आरएनए और अमीनो एसिड भी यहाँ पर बनता है G1 फेज में। और एक और क्या है कि एटीपी इज फॉर्म्ड, एटीपी बनता है इसमें। क्यों, क्योंकि एनर्जी का काम है ना भाई, आगे चल के हमें जहाँ पर डिवाइड करना है तो उसकी एनर्जी चाहिए। और एक और पॉइंट क्या है कि डिसीजन ऑफ सेल डिवीजन इज टेकन। ओ माय गॉड, ये भी पॉइंट बहुत मस्त है, वाओ, कि सेल डिवीजन का डिसीजन G1 फेज में हो जाता है, तभी तो वो ग्रोथ करेगा। मतलब इसमें हमें पता है कि सेल को आगे चल के डिवाइड करना है, इसलिए इसमें इतना ग्रोथ होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिवली सब ग्रोथ होता है। चाहे सेल का ग्रोथ हो, चाहे ऑर्गेनल का डुप्लीकेशन हो, चाहे आरएनए या प्रोटीन अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो, एटीपी बनाना हो। ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें डिसीजन हो गया रहता है कि सेल आगे चल के क्या डिवीजन करेगा। ये सब पॉइंट किसके हैं, 1 2 3 4 5 पॉइंट किसके हैं, G1 फेज के। एक बार फिर बोल लीजिए कौन कौन से पॉइंट हो गए पाँचों। पहला हो गया मैक्सिमम सेल ग्रोथ आकर, मतलब मैक्सिमम मोटाबिलिकली एक्टिविटी। और फिर हो गया मैक्सिमम ऑर्गेनल डुप्लीकेट होना, इसी में होता है। फिर से होगा प्रोटीन इंजाइम्स का बनना, यानी आरएनए और अमीनो एसिड का भी बनना। और उसके बाद हो गया आपका एटीपी का बनना, और फिर सेल डिवीजन का डिसीजन भी इसी में हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रोटीन से आरएनए अमीनो एसिड को कैसे बोला गया है। देखिए पहले एक डीएनए होता है, डीएनए से रेप्लिकेट हो गया आरएनए बनता है। और आरएनए किससे बनाता है, एक एक ठो प्रोटीन से। और प्रोटीन किससे होता है, प्रोटीन की यूनिट क्या होता है, अमीनो एसिड। तो इसीलिए यहाँ पर जहाँ पर प्रोटीन है ना, आरएनए और अमीनो एसिड लिखा है। अब इसके बाद G1 फेज के बाद अब साइकिल जाएगा किसमें, एस फेज में। जब एस फेज में जाएगा तो G1 फेज में अच्छा खासा ग्रोथ कर लिया है। यहाँ पर एटीपी क्यों बना, प्रोटीन सब क्यों बना, अब इसका लॉजिक समझ में आएगा। एटीपी इसलिए बना ताकि हमें एस फेज में जाके डीएनए डुप्लीकेट करना है, तो उसके लिए एनर्जी लगेगा ही, तो एटीपी हो गया। और डीएनए डुप्लीकेट करेगा तो डीएनए बनेगा। और डीएनए किससे बनता है, डीएनए फाइनली तो प्रोटीन से ही बनता है ना, तो उसके लिए प्रोटीन चाहिए ना, प्रोटीन चाहिए, आरएनए चाहिए।
तो इसीलिए यहाँ पर G1 फेज में ये सब बन गया था। ठीक है, जब एस फेज में सेल आता है, और एस फेज कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस में होता है। क्यों न्यूक्लियस में होता है, क्योंकि इसमें सेल का रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और डीएनए कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस में। तो एस फेज इन न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, और ये सब तो आपको पता है, अलग अलग जहाँ पर है वहाँ पर होगा। अगर ऑर्गेनेल है तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में होगा, बाकी आरएनए उसमें होगा। देखिए एस फेज कहाँ पर होगा, न्यूक्लियस में। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन और सिंथेसिस होता है। अब जहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, सिंथेसिस हो गया, तो डीएनए रेप्लिकेट हो गया, तो डीएनए से क्रोमोसोम्स बनने के लिए, उसको कॉइल करने के लिए हमें हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत होता ही है। तो हिस्टोन प्रोटीन भी यहीं पे बन जाएगा फॉर डीएनए पैकेजिंग। हिस्टोन प्रोटीन भी यहीं पे बनता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, हिस्टोन प्रोटीन बनता है, और फिर क्या होता है कि सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम एस फेज में ही बनता है। एस फेज जो कि ये वाला काम कहाँ पर होता है, ये वाला काम साइटोप्लाज्म में होता है। सेंट्रियोल सेंट्रोजोम हमें मालूम है कि सेल डिवीजन में मदद करता है, तो ये भी यहाँ पर बनता है। यहाँ पर 3 काम होता है, कौन कौन, डीएनए का रेप्लिकेशन होना, हिस्टोन प्रोटीन का बनना, और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होना, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या, ये सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम का डुप्लीकेशन होना, बनना नहीं, इनका भी डुप्लीकेशन होता है। बनेगा कैसे, तो पहले से रहता है उसका डुप्लीकेशन होगा ना। तो सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम डुप्लीकेशन अकर, ये भी यहीं पर होता है एस फेज में। एस फेज के न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए डुप्लीकेशन और हिस्टोन प्रोटीन बनना, और साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल सेंट्रोजोम का डुप्लीकेशन होता है। ठीक है, अब एस फेज के बाद अभी तक क्या क्या हो गया, मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल्स हो गए हैं आपका, डीएनए भी बन गया, हिस्टोन भी बन गया, सेंट्रोजोम भी बन गया। अब ये इंटर करता है G2 फेज में। G2 फेज के बाद क्या है, एम फेज, जहाँ पे एक्चुअल डिवीजन होना है। ठीक है, तो G2 फेज में क्या होता है, G2 फेज में क्या होता है कि अब सेल तो कुछ बड़ा है, हालांकि सेल तो ग्रोथ कंटिन्यूस चलते रहता है, अभी सेल यहाँ पर भी ग्रोथ करेगा, तो सेल ग्रोथ चलेगा, क्योंकि एक पॉइंट हमने पढ़ा था कि सेल ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। यह साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, सेल साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये तो पढ़ा था। तो यहाँ पर सेल ग्रोथ चलेगा। अब देखिए यहाँ पर मैक्सिमम ऑर्गेनेल तो डुप्लीकेट हो गए थे, बचे हुए ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे डुप्लीकेट होते हैं। ठीक है, कौन कौन, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। और कुछ प्रोटीन भी बनेंगे, जैसे ट्यूबुलिन प्रोटीन हो गए, ट्यूबुलिन प्रोटीन बनेंगे। अगर फिर से बात वही हुआ, अगर प्रोटीन बना तो मतलब आरएनए और अमीनो एसिड बनेगा। यहाँ पर प्रोटीन इंजाइम्स बने थे, और यहाँ पर भी ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये सब बनेंगे, प्रोटीन बनेंगे, इंजाइम बनेंगे, जिससे कि आरएनए और अमीनो एसिड भी फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद ये जाएगा किसमें, एम फेज में, जहाँ पर एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। 2 फेज में, एक होता है कैरियोकाइनेसिस से, एक साइटोकाइनेसिस से। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन, और साइटोक्लासिस में सेल का डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस में 4 फेज होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, अब मान के चलिए कि अब ये जरूरी तो नहीं है कि चलिए कैरियोकाइनेसिस भी हो गया, साइटोकाइनेसिस भी हो गया, अब जरूरी तो नहीं कि हर सेल आगे बढ़ जाए, कितना सेल आगे नहीं बढ़ता है, वहीं पर रुक जाता है। ठीक है, वो क्या होता है कि सेल साइकिल छोड़ देता है, अब आगे वो ये सब ग्रोथ नहीं करता है, वो छोड़ देता है। तो जितने भी सेल अब आगे सेल साइकिल नहीं करते हैं, वो चले जाते हैं G0 फेज में, या जिसे बोलते हैं क्वेसेंट फेज। अब ये क्या होता है, इसको देखेंगे, G0 फेज और क्वेसेंट फेज। अब देखिए G0 फेज और क्वेसेंट फेज क्या होता है कि सम सेल्स ऑफ आवर बॉडी डू नॉट डिवाइड कंटिन्यूसली, कुछ सेल्स है जो कि कंटिन्यूसली नहीं डिवाइड करते हैं, और वो सेल साइकिल छोड़ देते हैं, G1 फेज में नहीं जाते हैं, और कहाँ पे चले जाते हैं, G0 फेज में। यहाँ पर क्या होता है कि सेल जिंदा रहता है, मतलब सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ऐसा नहीं है कि सेल डेथ कर गया, नहीं, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, जिंदा होता है, बट वो डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगा तब करेगा। कैसे, इसका एग्जांपल देखेंगे। देखिए कि जैसे कि वेन एवर वी नीड दे सेल्स टू डिवाइड, सम सिग्नल्स इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू द सेल्स, सेल री एंटर इन टू G1, और फिर से ये सेल साइकिल में अपना जाता है। मान लीजिए कोई ऐसा सेल हो गया, ठीक है, जब हमें ज़रूरत है, जैसे कि कहीं पे चोट लग गया, हमारा स्किन पे कहीं पे चोट लग गया, ठीक है, जल गया, या पर चमड़ी उधर गया कहीं चोट लग करके, तो अभी तो इसका ज़रूरत नहीं था ना पूरा एकदम हाई मात्रा में सेल लाने का, तो इसके जो सेल हैं ये अभी कहाँ पर, क्वेसेंट फेज में होंगे। और जब मान के चलिए यहाँ पर कुछ चोट लग गया और यहाँ पर सेल का ज़रूरत है, तो यहाँ से सिग्नल जाएगा कि चलो भाई अब सेल डिवाइड करना है। तो जो G0 फेज में थे सेल,
अब वो फिर री इंटर कर जाएंगे जीवन में और सेल डिवाइड करके हीलिंग को कंप्लीट कर देंगे। तो सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर हीलिंग, ये सब मैक्सिमम जी नॉट फेज में होते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट देखेंगे कि सम सेल्स आर परमानेंट जी नॉट स्टेज सेल। हाँ, ये भी है। देखिए जी नॉट में कौन कौन जाता है, जिसको कभी ज़रूरत पड़ा काम पे, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस उसको ज़रूरत नहीं है। जैसे चोटोटोला हो गया तो वो तो जी नॉट में चले जाता है। कुछ ये सब टेम्प्रोरी में गए रहते हैं, ये सब टेम्प्रोरी जी नॉट में जाते हैं। कुछ ऐसे भी सेल होते हैं जो कि परमानेंट जी नॉट में चले जाते हैं। कैसे, इसका पीछे हमने पढ़ा था कि जो हमारे क्या होते हैं, हार्ट सेल और न्यूरॉन के सेल डिवाइड नहीं करते हैं। तो डिवाइड नहीं करते हैं तो वहीं जो परमानेंट जी नॉट स्टेज में चले जाते हैं वो हार्ट के सेल और न्यूरॉन के सेल होते हैं, जो कि एडल्ट में परमानेंट क्वाशेंट फेज में चले जाते हैं, जी नॉट स्टेज में चले जाते हैं। अब हमने जो ये सब पढ़ा था, अब इसको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो जी नॉट का तो डिटेलिंग यहीं पर हो गया था। ठीक है, पांचों पॉइंट, जैसे मैक्सिमम सेल ग्रोथ होना, मैक्सिमम ऑर्गेनल का डुप्लीकेशन होना, प्रोटीन इंजाइम आरएनए अमीनो एसिड का बनना, एटीपी का बनना, और क्या हुआ, डिसीजन लेना कि सेल डिवीजन होगा। ये पांचों पॉइंट तो हमने जीवन का पढ़ लिया था। अब एज का थोड़ा और हम डिटेल में देखेंगे। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है, हिस्टोन प्रोटीन बनता है, और सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम का डुप्लीकेशन होता है। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, देखिए एस फेज को क्या बोलते हैं हम लोग, सिंथेटिक फेज। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें डीएनए का सिंथेसिस होता है, डीएनए डुप्लीकेट होता है, उसका कंटेंट डबल होता है। डीएनए कंटेंट डबल होता है। देखिए डीएनए का कंटेंट डबल होता है, समझिए, ये बड़ा पॉइंट में कंफ्यूज हुआ करता था पहले कि डीएनए का कंटेंट डबल कर रहा है और नंबर भाई उतना का उतना ही रह जा रहा है, ऐसे कैसे। तो समझिए ये बात कैसे कर रहा है। ऐसा समझिए कि देखिए, ऐसा समझिए कि ये सब हमारा क्या है, ये 5 तरह का हमारा, 5-6 तरह का हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्रोमोसोम्स है। ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोम्स है, एक रेड क्रोमोसोम्स है, एक ब्लू है, ऑरेंज है, पिंक है, वायलेट है, ग्रीन है। ये 5 तरह का क्या है हमारे पास क्रोमोसोम्स है। तो इसका कंटेंट डबल होगा। ठीक है, जैसे कि ये इतना है ना, तो ये फुल करके ग्रीन वाला ही कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब ये कंटेंट इतना हो गया, ग्रीन वाला इतना मोटा हो गया, मतलब कंटेंट डबल हो गया। इसका नंबर नहीं बन गया, इसी में जुड़ करके इतना फैला रहेगा। ऐसे में वायलेट वाला और थोड़ा बड़ा हो जाएगा, वायलेट वाला भी इतना, फिर पिंक वाला भी हो जाएगा, फिर ऑरेंज वाला भी, ये भी। अब पूरा कंटेंट डबल हो गए। पहले इतने पतले पतले थे, मान लो इतने मोटे मोटे हो गए। ठीक है, ये सब हो गए। तो अब फिर जब जरूरत पड़ेगा तो यही कंटेंट अब आधा होकर के फिर इतने पतले पतले होकर डिवाइड हो जाएंगे। तो यहीं पर क्या होता है, कंटेंट डबल होता है, नंबर नहीं होता है। अगर मान चलिए कि अगर ये एक है ना, जैसे ग्रीन वाला है ना, तो अलग जो ये कंटेंट डबल होगा, इसी में से इतना मोटा बन जाएगा। ये अलग अलग नंबर नहीं रहेगा, कंटेंट डबल रहेगा। ठीक है, मतलब ये ग्रीन है तो ग्रीन ही रहेगा, कोई अलग क्रोमोसोम्स नहीं बन जाएगा। क्रोमोसोम्स नंबर एक्स्ट्रा होने का मतलब हुआ कि कोई एक अलग टाइप का क्रोमोसोम्स आ गया। तो ये अलग टाइप का थोड़ी ना, ये ग्रीन है तो ग्रीन ही है ना, तो ये इसी नंबर में काउंट होगा। इसका कंटेंट डबल का हैगा, कोई एक अलग टाइप का हो जाएगा। जैसे ये इतना ग्रीन है, ग्रीन में पूरा वो हो जाता, क्या बोलते हैं, काई कलर का होता, तो एक अलग हो जाता। नहीं, ये सेम है, देखिए सेम है, तो मतलब ये वही डीएनए, वही क्रोमोसोम्स है, इसका नंबर उसी में काउंट होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसमें क्या होता है, इस पेज में डीएनए का कंटेंट डबल होता है, इसका नंबर सेम ही रहता है। ठीक है, इसका नंबर सेम रहता है। देखिए जैसे इसको देखिए, ये एक क्या है, ये क्रोमोसोम्स है। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स है, इस क्रोमोसोम्स के अंदर ये सब डीएनए है। ठीक है, इस फेज में आने पर ये एक क्रोमोसोम्स है। ठीक है, इसका देखिए क्रोमोसोम्स का एक जो डाटी हो गया, ये हो गया, और एक क्रोमोसोम्स का, क्रोमोसोम्स एक्चुअल क्या होता है, 2 सेंट्रो इसी से बना होता है ना भाई। क्रोमोसोम्स का यहाँ पर देखिए कंटेंट यहाँ पर 2 ठो है। जैसे डीएनए क्या होता है, डीएनए डबल हेलिक्स होता है, तो एक हेलिक्स हो गया, दूसरा हेलिक्स हो गया, तो ये ऐसे जुड़ करके बना रहता है। तो अब यहाँ पर कंटेंट इसका कितना है, 2C है, इस क्रोमोसोम्स में 2C कंटेंट है। और फिर क्या होगा कि जब ये एस फेज में चला जाएगा, तो क्योंकि यहाँ पर ये डीएनए का डुप्लीकेशन हो गया, तो इसके अंदर का ये डीएनए भी देखिए, ये भी डबल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी डीएनए का कंटेंट कितना था, 2C था। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2C और यहाँ पे 2C 4C हो जाएगा। लेकिन ये जो था ये डिप्लॉयड था,
दिखा रहा है ना, 2 ठो स्ट्रैंड है ना डीएनए का, ये डिप्लॉयड था, 2n सेल था, और यहाँ पर भी 2n सेल ही है। तो ये अभी क्या है कि अभी ये एक क्रोमोसोम से अलग, अब इसमें आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये एक क्रोमोसोम से अलग, ये एक क्रोमोसोम से अलग, नहीं, ये टोटल मिला के एक क्रोमोसोम हो गया। तो पहले भी एक ही क्रोमोसोम था, अभी भी एक ही है। पहले क्या था कि इसका कंटेंट 2C था, अभी इसका कंटेंट 4C हो गया। तो यही कह रहा है कि एस फेज में कंटेंट डबल होता है, नंबर डबल नहीं होता है, ठीक है, नंबर सेम का सेम ही रहता है। क्रोमोसोम्स नंबर डू नॉट चेंज, सिर्फ इसका कंटेंट बदल जाता है। बोथ ए एंड बी विल बी काउंटेड एज वन क्रोमोसोम्स, इसमें देखिए ये ए है बी है, दोनों को एक ही क्रोमोसोम्स में काउंट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, अब पूरा थोड़ा देखेंगे हम लोग कि जो ये डीएनए होता है, डीएनए का कंटेंट और डीएनए का नंबर किस फेज में कितना होता है, उसका एक हम लोग टेबल देखेंगे। पहले देखिए, इनिशियली हमारे पास डीएनए का कंटेंट 2C है, मान के चलिए इनिशियली डीएनए का कंटेंट कितना है, 2C है, ठीक है, 2C कंटेंट इनिशियली। अब और फाइनली जाके कितना, इनिशियली कंटेंट 2C है, एक से प्लाउडी अगर देखें तो प्लाउडी लेवल तो ये 2n है, मतलब डिप्लॉयड है, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे ये सेल अब आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, G1 फेज में तो भाई आरएनए का कोई डुप्लीकेशन होता नहीं है, तो इसमें अगर 2C है इनिशियली तो इसमें 2C ही रहेगा। एस में जा करके डुप्लीकेट होता है, तो एस में जाके 2C से 4C हो जाता है, एस में जाके कंटेंट 2C से 4C हो जाता है। यहाँ पे 4C हो गया तो G2 में भी 4C ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो इस क्रोमोसोम्स के साथ और डीएनए के साथ कुछ छेड़खानी नहीं होता है। यहाँ पर होता है एम फेज में जा करके डिवाइड हो जाता है, एम फेज में क्या होता है, डिवाइड होता है। तो यहाँ पर इसका कंटेंट कितना हो जाएगा, फिर से 4C से 2C हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, इसका प्लाइडी क्या हो गया, पहले ये क्या था, डिप्लॉयड सेल था, तो G1 में भी डिप्लॉयड ही रहेगा। और एस में इसका क्या हुआ है, ये कंटेंट डबल हुआ है, इसके प्लाइडी के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुआ है। क्यों, प्लाइडी चेंज कब होता है सेल का, वो होता है आपके मियोसिस से, और ये प्रोसेस क्या चल रहा है, माइटोसिस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी 2n ही रहेगा, G2 में भी कोई छेड़खानी नहीं, 2n ही, और इसमें भी 2n का 2n ही रहेगा। ये चीज़ ध्यान रखना, लोग कितना यहाँ पर जाके n कर दें, यहाँ पर 2n नहीं भाई, ये कंटेंट डबल होता है, ये सेम रहता है, इसका 2n है सेल तो 2n ही रहेगा पूरे माइटोसिस में, ठीक है। अब देखिए ये था डॉटर सेल, ये था डॉटर सेल, डॉटर सेल आर सिमिलर टू पेरेंट सेल, ये डॉटर सेल जो है ये पेरेंट सेल से सिमिलर है। क्यों सिमिलर है, क्योंकि माइटोसिस प्रोसेस हुआ है, और माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है, मतलब इक्वल क्रोमोसोम्स रहता है माइटोसिस में, ऐसा नहीं कि क्रोमोसोम्स का नंबर नहीं हाफ हो जाता है, नहीं, ठीक है। तो वही है, क्योंकि ये सिमिलर क्यों है, क्योंकि माइटोसिस हुआ है, और माइटोसिस क्या है, एक इक्वेशनल डिवीजन है, इसलिए। अब देखिए इसमें G1 फेज में क्रोमैटिड कितना था, क्रोमोसोम्स 2 क्रोमैटिड से बनाता है, ये क्रोमोसोम्स हो गया, तो ये एक अलग क्रोमैटिड हो गया, ये एक अलग क्रोमैटिड हो गया, ये मिल करके क्रोमोसोम्स बनाया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका क्रोमैटिड कितना है, 1 है, और यहाँ पर कितना हो गया, इसमें डबल हो गया, एक ये क्रोमैटिड एक ये क्रोमैटिड, मतलब ये सॉरी ये कैसे होता है, एक ये क्रोमैटिड और एक ये क्रोमैटिड, तो यहाँ पर 2 क्रोमैटिड हो गया, यहाँ पर भी 2 क्रोमैटिड, और एम फेज में जाकर डिवाइड होता है, तो यहाँ पर एक एक क्रोमैटिड डॉटर सेल को मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या करा, G1 भी देख लिया था इस टेबल में, G2 भी देख लिया था, एस को थोड़ा डिटेल में देखना था तो यहाँ पर देख लिया। अब हमारा बच्चा एम फेज को देखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हमने G0 फेज भी देख लिया था। अब हम देखते हैं एम फेज क्या होता है, एम फेज होता है माइटोसिस फेज, जिसमें एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, और ये मोस्ट ड्रामेटिक फेज होता है। मोस्ट ड्रामेटिक फेज कहने का मतलब क्या हुआ कि वर्चुअल रीऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल सेलुलर कंपोनेंट टेक्स प्लेस। सही बात है भाई, मान के चलिए कोई एक सेल है, सेल में बहुत सारे ऑर्गेनल डुप्लीकेट हो करके, क्योंकि G1 में और G2 में तो पूरा डुप्लीकेट हो जाते हैं, इनफैक्ट इसमें तो डीएनए भी डुप्लीकेट होता है, तो सब कुछ फैले होते हैं। तो अब हमें अगर एम में जा करके सेल को क्या करना है, डिवाइड करना है, तो पहले जितने भी ऑर्गेनल सबको आधा आधा बांटेंगे। तो यही कह रहा है कि मोस्ट ड्रामेटिक क्यों है, क्योंकि इसमें रीऑर्गेनाइजेशन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेलुलर कंपोनेंट्स का। देखिए मान लो 2 पिंक है, तो एक पिंक इधर एक पिंक इधर, एक ग्रीन इधर एक ग्रीन इधर, तो ये सभी ऑर्गेनेल आधा आधा हो गए, और फिर यहाँ से सेल डिवीजन होगा। माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पेरेंट सेल के सिमिलर होता है, ठीक है। इसमें
न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स के नंबर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होता है, कंटेंट के साथ होता है। देखिए अगर मान के चलिए कि कोई 2n सेल है, अगर 2n सेल के अंदर माइटोसिस हो रहा है तो जो आने वाला जो सेल बनेगा, डॉटर सेल बनेगी, वो भी 2n ही होगा। अगर कोई n सेल है, हैप्लॉइड सेल है, अगर इसके अंदर माइटोसिस करें तो फिर जो डॉटर सेल भी बनेगा वो भी n ही होगा। अब हम लोग आते हैं किस पे, एम फेज। एम फेज में इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। एम फेज हमें मालूम है कि एम फेज के अंदर 2 फेज होता है, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, एक साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस में सेल का डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस में फर्दर 4 फेज होते हैं, जिसका शॉर्टकट हमने क्या बोला था, पीमैट, PMAT। पी से हो गया प्रोफेज, तो पहले आएगा प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। ठीक है, ऑल दिस फेजेज आर प्रोग्रेसिव। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि इन सभी फेज मतलब प्रोग्रेसिव है, एक के बाद एक ऐसे चलते रहता है। ऐसे इसमें कोई क्लियर का डिवीजन नहीं, चलो भाई ये हो गया प्रोफेज, एकदम स्टार्ट हुआ खत्म हो गया तो इसके बाद ही आएगा मेटा, नहीं, सब आपस में नो एक स्पेक्ट्रम की तरह है। ऐसे पूरा जैसे कि ब्लैक से वाइट की तरफ जो ये ग्रेइश होकर के जो जाता है ना, वैसा है। ठीक है, तो ये प्रोग्रेसिव होता है, एकदम क्लियर कट डिवीजन नहीं होता है कि हाँ भाई प्रोफेज का मेटा बचा, वैसे नहीं बोल सकते, प्रोग्रेसिव होता है। इसका एक्टिविटी से हम कुछ पता कर पाएंगे। अब हम इस फेज को थोड़ा विजुअली देखेंगे, किस फेज में क्या होता है सेल के अंदर। ठीक है, ये मान के चलिए सेल हो गया। जब ये सेल अब कैरियोकाइनेसिस करने जा रहा है तो पहले आएगा प्रोफेज में। प्रोफेज में भी अर्ली प्रोफेज में देखेंगे क्या होगा। ठीक है, देखिए अर्ली प्रोफेज में क्या होगा कि इस फोटो का अगर हम देखें तो इस फोटो में बता रहा है ये सेल हो गया। सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो ये डीएनए हैं या क्रोमोसोम्स हैं, ये जो डीएनए है, डीएनए अब देखिए धीरे धीरे पहले कंडेंस होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल अपने अपने पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया है। ये होता है अर्ली प्रोफेज में। अगर ये फोटो देखिएगा तो ये किसका है, अर्ली प्रोफेज का है। ये कंडेंसेशन स्टार्ट कर रहा है और ये मूव करना स्टार्ट कर रहा है। लेट प्रोफेज में क्या होता है, लेट प्रोफेज में ये होता है कि ये जो हमारा क्रोमोसोम्स है, डीएनए है, डीएनए क्रोमोसोम्स क्या होता है, क्रोमोसोम्स में कंडेंस हो गया रहता है, और मतलब अप्रॉक्स कंडेंस हो गया रहता है। और ये भी से यहाँ पर क्या बोलते हैं इसके ऊपर यार, अलग अलग इंड पर पहुँच गया रहता है। ठीक है, ऐसा है, अप्रॉक्स होता ही है कि पहुँच गया है। अब उसके बाद आता है अर्ली प्रोफेज, फिर आता है क्या, अब प्रोफेज के बाद मेटाफेज में। तो मेटाफेज में क्या होता है कि जितने भी ये, अब मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में सभी क्रोमोसोम्स को एक सेंटर पे आना रहता है। तो इसमें क्या होता है कि अलाइनमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स एट सेंटर, ये सभी जो क्रोमोसोम्स जो कंडेंस हो गए रहते हैं वो अब सेंटर की तरफ आने लगते हैं, और यहाँ से स्पिंडल फाइबर थोड़ा थोड़ा जुड़ने लगता है। और ये पूरा जब हो जाता है, देखिए अब यहाँ पे क्या है कि एकदम मतलब कि अभी तो थोड़ा कंडेंस हो रहा था यहाँ पे एकदम तगड़ा सा एकदम कंडेंस हो गया रहता है क्रोमोसोम्स, डीएनए कंडेंस होके तगड़ा एकदम क्रोमोसोम्स बन गया रहता है। और यहाँ पर पूरी तरह से ये स्पिंडल जॉइंट भी हो गया रहता है सेंट्रोजोम से ये क्रोमोसोम्स। ये हो गया मेटाफेज का फोटो हो गया। ये हो गया अर्ली, ये हो गया क्या, ट्रांजिशन टू मेटाफेज, लेट प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज। फोटो को याद रखना है, एकदम ध्यान में रखना है। अब मेटाफेज के बाद ये फोटो देखिए। एनाफेज में क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्या होते हैं, बीच से हाफ ऑफ डिवाइड होना स्टार्ट होने लगते हैं, तो टुवार्ड्स द पोल ये खींचने लगेंगे। ठीक है, तो ये अगर टुवार्ड्स द पोल खींचेंगे थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा भी होता है, इसके बारे में आगे भी देखेंगे। और जब ये पूरा हो गया, जब पूरे आधा आधा डिवाइड हो गए, तब टीलोफेज में क्या होगा कि अब अलग अलग थोड़ा सा डीकंडेंस टाइप का होने लगता है ताकि वो डिवाइड हो जाए। चलिए अब सबके बारे में अब पूरे पॉइंट्स हम देखेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इन सब के बारे में पॉइंट हम देखेंगे। देखिए प्रोफेज क्या होता है। अब प्रोफेज में पहले क्या हुआ था, इसको ध्यान से देखिए। क्या यहाँ पर ये जो सेंट्रियोल है ये पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट किए थे, अपोजिट पोल, आधा इधर आधा इधर, अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट किए थे अर्ली प्रोफेज में। तो वो हो गया पॉइंट का कि सेंट्रियोल स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल।
डीएनए कंडेंसेशन भी देखिए ये भी स्टार्ट हो गया था। तो डीएनए कंडेंसेशन और क्रोमोसोम्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था। डीएनए कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स भी बनाता है, ठीक है। एट द एंड ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज के एंड पर क्या हो रहा था, हाँ एक ये पॉइंट ध्यान रखना है, ये तो न्यूक्लियस में खेला हो रहा था, और प्रोफेज के एंड पे क्या होगा कि ये जितने भी न्यूक्लियोलस हो गए, न्यूक्लियर इन्वेलॉप हो गए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, गोल्गी बॉडी हो गए, ये सब डिसअपियर होने लगते हैं, ठीक है। और इन सब का डिसअपियर होना बताता है क्या, मेटाफेज का वो होना, बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। अब ये बात है कि भाई एट द एंड ऑफ प्रोफेज मतलब मेटाफेज में जाना है, तो ये पूरे जो ऑर्गेनेल्स हैं ये सब डीकंडेंस क्यों होने लगते हैं, ठीक है, ये सब डिसअपियर क्यों होने लगते हैं। न्यूक्लियोलस हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप या जीसी, ये सब डिसअपियर क्यों होने लगते हैं, ये इसलिए होने लगते हैं ताकि, क्योंकि हमें मेटाफेज में क्या चाहिए, मेटाफेज में चाहिए कि ये जो अपोजिट पोल पे जो ये क्या है, जो सेंट्रोजोम है ये स्पिंडल फाइबर छोड़े और ये आके क्रोमोसोम से अटैच्ड हो। अगर मान के चलिए ये सब डिसअपियर ना हो गए तो ये बीच में आके किसी भी ऑर्गेनल से लड़ जाएगा, ये था कि ये स्पिंडल फाइबर लड़ेगा, तो ये जा करके यहाँ पर नहीं चिपक पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको डिसअपियर हो जाता है ताकि ये आराम से आकर के यहाँ पर लग सके, ठीक है। ये है इसका लॉजिक। अब देखिए ये हमारा जो क्रोमोसोम्स हो गया, एक क्रोमोसोम्स में दो क्रोमैटिड होता है, एक ये क्रोमैटिड एक ये क्रोमैटिड, ठीक है। दो क्रोमैटिड है और ये जो बीच में है क्रोमोसोम्स के बीच में, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। तो एक क्रोमोसोम्स के पास क्या होता है, दो क्रोमैटिड और एक सेंट्रोमियर, ठीक है। अब देखिए ट्रांजिशन टू मेटाफेज मतलब प्रोफेज का जब एंड आता है तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है कि ये जो सेंट्रोजोम है, ये जो सेंट्रोजोम है ये जा करके सेंट्रोजोम क्या करते हैं, स्पिंडल छोड़ते हैं कहाँ पर, क्रोमोजोम्स पर। तो देखिए ये हो गया क्रोमोजोम्स, ठीक है, क्रोमोजोम्स के सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर के ऊपर एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग काइनेटोकोर, ठीक है। इससे जा करके स्पिंडल आकर के अटैच होता है, और इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग एस्टर बोलते हैं, जहाँ पर सेंट्रोजोम से जो ये रे निकलने लगते हैं स्पिंडल का, तो इसको एस्टर बोला जाता है, ठीक है। और इसको दो एस्टर को और इसका जो ये स्पिंडल फाइबर है, ये जो सेंट्रोजोम है यहाँ से धीरे धीरे निकलने लगता है तो इसको बोलते हैं एस्टर, और इसका जो स्पिंडल फाइबर है ये मिला करके माइटोटिक एपरेटस बनाता है। तो माइटोटिक एपरेटस में पूछ देगा क्या क्या होता है, तो ये हो गया एस्टर और ये इसका स्पिंडल फाइबर, तो दो एस्टर हो गया, दो एस्टर और इनके स्पिंडल फाइबर्स मिला कर क्या बनाते हैं, माइटोटिक एपरेटस, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नोट देखेंगे, कुछ पॉइंट देखेंगे। इन प्लांट द डिवीजन इज इन एस्टर, प्लांट में क्या होता है कि ये जो सेल का डिवीजन होता है उसमें ये एस्टर का जरूरत नहीं पड़ता है, क्यों, क्योंकि प्लांट के अंदर तो ये सेंट्रोजोम होता ही नहीं है, सेंट्रियोल होता ही नहीं है, तो एनिमल में होता है, एनिमल में सिर्फ पाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए प्लांट में एस्टर नहीं होता है, एस्टर एब्सेंट होता है। इन एनिमल इट इज एस्टर और एम्फी एस्टर एट टू पोल, एनिमल में होता है एस्टर और एम्फी एस्टर दोनों पोल पर। एम्फी क्यों है, जो एम्फी मतलब एम्फीबियंस सुना है ना, जो कि पानी में मिलैंड भी रहता है, तो उसे मतलब दो एम्फी मतलब जो दो कैरेक्टर शो करे, तो यहाँ पर एम्फी एस्टर बोलते हैं इसे, क्यों, क्योंकि दो अलग अलग पोल पे पाए जाते हैं, इसलिए एम्फी टर्म है इसमें, ठीक है। ये हो गया प्रोफेज। प्रोफेज पूरा समझ में आया। एक बार प्रोफेज का क्विक रिकैप मारते हैं। प्रोफेज में क्या होता है, देखिए प्रोफेज में क्या होता है, पहले प्रोफेज में पहला काम ये सेंट्रियोल क्या करते हैं, सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और आपका क्रोमोसोम्स कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, और फिर क्या होता है ट्रांजिशन टू मेटाफेज में, ये एट द एंड ऑफ प्रोफेज, वहीं ट्रांजिशन टू मेटाफेज में या एट द एंड ऑफ प्रोफेज जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो डिसअपियर होने लगते हैं, इसलिए क्योंकि उसको मेटाफेज में जाना है, और मेटाफेज में वो स्पिंडल आएगा, आकर के क्रोमोसोम से अटैच होना है, तो बीच में डिस्टर्बेंस होना, इसलिए वो होने लगता है। बस यही कुछ पॉइंट है, और इसको आप ध्यान रखना, इसको एस्टर और स्पिंडल फाइबर मिलाकर माइटोटिक एपरेटस बनाता है। प्लांट में एस्टर नहीं होता है क्योंकि उसमें सेंट्रोजोम नहीं पाया जाता है, सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है प्लांट में, इसलिए। तो ये सब हो गया। अब हम आएंगे मेटाफेज में। मेटाफेज को आपके लिए मोटा फेज भी याद रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ये क्रोमोसोम्स होता है ना पूरा एकदम कंप्लीट हो गया रहता है, तो
काफ़ी अच्छा होता है, उसे देखने के लिए बेस्ट पार्ट होता है, फेज होता है क्रोमोसोम्स को देखने के लिए। देखिए मेटाफेज में क्या हुआ रहता है, अब देखिए मेटाफेज का पहले फोटो देखिए, क्या मेटाफेज पे सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे पहुंच गया है, तो हाँ भी पहुंच गया है। क्या क्रोमोसोम्स पूरी तरह से फॉर्म हो गया है, तो हो गया है। यही सब पॉइंट लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए तो क्या हुआ, सेंट्रियोल अपोजिट पोल पहुंच गया है, सेंट्रोजोम कंप्लीटली बन चुका है। जब कंप्लीटली बन चुका है तो ये अच्छी तरह से दिखता है। तो बेस्ट फेज 2, अब हम ये बहुत बढ़िया फेज होता है जहाँ पर हम क्रोमोसोम्स का नंबर काउंट कर सकते हैं। क्यों भाई ये बेस्ट फेज क्यों है, क्योंकि ना तो इस फेज में कोई भी ऑर्गेनल भी नहीं रहते हैं, सभी डिसअपियर हो गए रहते हैं, सिर्फ क्रोमोसोम्स रहता है, वो भी एकदम फुल मैच्योर, तो हमें आसानी से दिख जाते हैं। तो बेस्ट फेज 2 काउंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और उसके स्ट्रक्चर देखने के लिए, उसका मॉर्फोलॉजी देखने के लिए, ठीक है, ये बेस्ट फेज होता है। ऑल क्रोमोसोम्स अलाइंस एट इक्वेटर, जितने भी क्रोमोसोम्स है वो सभी इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं। दे मेक इक्वेटोरियल और मेटाफेजिक प्लेट। अब इस फेज में क्या होता है कि जितने भी क्रोमोसोम्स है इक्वेटर पे आ गए हैं, देखिए इक्वेटर पे आ गए हैं, तो इसी को क्या बोला जाता है, इक्वेटोरियल प्लेट और मेटाफेजिक प्लेट बना दिए हैं, ठीक है। अब ये देखिए एक ये हो गया हमारा सेंट्रोजोम को देखते हैं स्ट्रक्चर। सेंट्रोजोम जब मैच्योर हो जाता है, जब स्पिंडल फाइबर एक अटैच होने होता है, तो देखिए सेंट्रोजोम में क्या होता है, दो क्रोमैटिड होता है ये, और एक बीच में होता है सेंट्रोमियर, और इसके ऊपर ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये एक प्रोटीन होता है, प्रोटीनियस डिस्क होता है अराउंड द सेंट्रोमियर, इसको बोला जाता है काइनेटोकोर। ये जो काइनेटोकोर पर ही आकर के स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होते हैं, जो कि अपोजिट पोल जो कि एस्टर से आते हैं, ये आकर कहाँ पर काइनेटोकोर पर ही अटैच्ड होते हैं, ठीक है। ये हो गया मेटाफेज, ठीक है, मेटाफेज भी समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं अगले फेज में जो कि है एनाफेज। एनाफेज में क्या हो रहा था, पहले फोटो देखेंगे। एनाफेज में क्या ये टूटना स्टार्ट हो रहा था, अपने तरफ से खींचना, तो इसी से रिलेटेड कुछ होगा। अब पढ़ते हैं क्या होता है कि जो सेफ एनाटॉमी ऑफ क्रोमोसोम्स इज बेस्ट इन, यहाँ पर भी सेफ एनाटॉमी बढ़िया दिखेगा, क्योंकि मेटाफेज में आकर पूरा मोटा हुआ रहता है ना, तो यहाँ पर भी सेफ एनाटॉमी, यहाँ पर मॉर्फोलॉजी दिखता है, ये देखिए इस पर ध्यान रखना, इस पर स्ट्रक्चर दिखता है। मॉर्फोलॉजी देखने के लिए बेस्ट फेज कौन सा है, मेटाफेज। एम से मॉर्फोलॉजी, एम से मेटाफेज। और एनाटॉमी देखने के लिए ए से एनाटॉमी, ए से एनाफेज। ये ट्रिक है, आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। बेस्ट फेज टू सी टू फीज एनाटॉमी ऑफ क्रोमोसोम्स, तो वो हो जाएगा एनाफेज, और बेस्ट फेज टू सी मॉर्फोलॉजी तो हो जाएगा मेटाफेज। अब देखिए जब फोटो देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है कि स्पिंडल अटैच्ड होते हैं, स्पिंडल अपने तरफ से वो खींचना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब खींचना स्टार्ट करेंगे तो क्या ये क्रोमैटिड सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जो सेपरेट होगा तो यहाँ से डॉटर क्रोमोसोम्स ऑफ फ्यूचर न्यूक्लियाई, फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई, तो ये जो डॉटर सेल के लिए ये फ्यूचर का न्यूक्लियाई बन जाता है, डॉटर क्रोमोसोम्स बन जाता है। ये जो क्रोमैटिड है वहीं आगे जाके डॉटर सेल का ये क्रोमोसोम्स बन जाता है, ये क्रोमैटिड। इस फेज में क्या होता है, क्रोमैटिड टूट जाता है। अब देखिए शेप ऑफ एनाटॉमी इसका देखेंगे। अगर मान के चलिए कि अगर ये पूरा दोनों जो इसके सिस्टर क्रोमैटिड है गया, मतलब सिस्टर क्रोमैटिड का जो दोनों डंडा हो गया, अगर इक्वल बीच में है, ये सेंट्रोमियर अगर बीच में है तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, वी शेप का बन जाएगा। मेटा इसको बोलते हैं मेटा। अगर एक इसका डंडा बड़ा होगा एक छोटा होगा, ये सब मेटा। एक बिल्कुल छोटा एक बिल्कुल बड़ा, तो ये हो जाएगा एक रो, और एक तरफ होगा या नहीं सिर्फ एक ही साइड होगा, तो इसको बोलते हैं टीलो। टीलो मतलब एकदम टीला पर, एकदम कोना पर एक रो, सब मेटा हो गया, एक छोटा, एक थोड़ा छोटा, एक बड़ा, और बिल्कुल अगर इक्वल इक्वल है दोनों तो इसके लिए मेटा बन जाता है। इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक रो और टीलो, ठीक है। अब हम लाते हैं टीलोफेज। टीलो मतलब इंड होता है, तो ऐसे ही हो गया टीलोफेज मतलब अंत वाला फेज। अब देखिए टीलो अभी तक क्या हो गया, अभी तक हमारे क्या हो गए थे भाई, डिसअपियर थे, मैक्सिमम सेल ऑर्गेनिल्स डिसअपियर थे, और हमारा क्रोमोसोम्स भी टूट चुका है, ठीक है। सेंट्रोमियल स्प्लिट हो चुका है, डॉटर क्रोमोसोम्स बन चुके हैं। तो अब क्या होगा कि क्रोमोसोम्स रीच टू टू अपोजिट पोल एंड डी कंडेंस। अब ये जो क्रोमोसोम्स जो हैं, जितने भी क्रोमोसोम्स हैं फोटो में देखिए, अभी अपोजिट पोल पे चले जाएंगे और जा करके डी कंडेंस हो जाएंगे। क्यों डी कंडेंस हो जाएंगे, क्योंकि अब सेल को डिवाइड करना है,
इसके बाद टेलोफेज के बाद, तो यहाँ पर ये सब अपोजिट पोल पे जाएंगे, जाकर के यहाँ पर डिकंडेंस हो जाएंगे, यहाँ पर हो गए और यहाँ पर भी हो गए, डिकंडेंस हो जाएंगे। ठीक है, अपोजिट पोल डिकंडेंस, इट लूजेज इट्स आइडेंटिटी। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने आइडेंटिटी खो जाता है, वो क्रोमोसोम्स नहीं रह जाते हैं, क्रोमैटिड बन जाता है डीएनए, ऐसा पूरा एकदम डिकंडेंस हो जाता है, पूरा खुल जाते हैं न्यूक्लियस। अब देखिए जो यहाँ पर मेटाफेज में आने के लिए जो ऑर्गेनेल डिसअपियर हुए थे, अब वो अपीयर होने लगते हैं। न्यूक्लियोलस हो गया, न्यूक्लियर इन्वलप हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सब रीअपियर होने लगते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस पॉइंट से देखें, अब देखिए प्रोफेज का ये उल्टा थोड़ा सा अपोजिट नहीं फील हो रहा है, क्यों? क्योंकि प्रोफेज में डीएनए कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनाए थे और यहाँ पर क्रोमोसोम्स डिकंडेंस हो जा रहे हैं। प्रोफेज में ये सब डिसअपियर होते हैं, यहाँ पर रीअपियर हो जा रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि एक नया उसको अब साइटोकाइनेसिस करना है, इसलिए। ठीक है, अब आगे का अगले वीडियो में।